हैं आज वारिस पठान जी। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अब वक्फ बिल आने वाला है एकदम शीतकालीन पार्लियामेंट के सेशन में, और अब भी सभी विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि ये तो सरकार बैसाखियों पर चल रही है। इतना तिलमिला रहे हैं आप वक्फ बिल को लेकर, लेकिन फिर भी बैसाखियों पे चलने वाली सरकार कह रहे हैं मोदी सरकार को। अब आप सही हैं या जो कहते हैं कि मोदी झुकेगा नहीं वो सही है? देखिए नविका जी, 4 जून से जब से रिजल्ट आया है तब से मोदी और बीजेपी सरकार की पूरी हालत खराब हो गई है, और इन हालत खराब में उनको रिवेंज दिख रहा है। उनको किससे गुस्सा आ रहा है? तो सिर्फ मुसलमानों के प्रति। 4 जून से लेके अब तक अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, बुलडोजर, सारी चीजें जो मुसलमानों के खिलाफ करता था कर दिए थे। अब ये वक्फ बिल लेके आ गए। इनकी नीयत में खोट है। ये बीजेपी, मोदी, आरएसएस चाहते हैं कि मुसलमानों की वक्फ की संपत्ति को हजम कर लिया जाए, यूसरप कर लिया जाए। इसलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की क्या जरूरत थी? जो आपको ऑलरेडी पता है, वक्फ 1994 इनटू एग्जिस्टेंस है, उसका संशोधन हो चुका है 2023 के अंदर। मगर नहीं, आप क्या लाएंगे कि कलेक्टर और डीएम घुसेंगे हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी में और वो बताएंगे वक्फ है कि नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक बोल चुका है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। और ये वक्फ की जो है ये अल्लाह की चीज है। ये हमारे बुजुर्गों ने सवाब की नीयत से दान की, डोनेट की, जिससे हमारे वक्फ का चल रहा है। वक्फ बोर्ड है, वक्फ ट्रिब्यूनल है। और अच्छी बात यह है कि अभी तो इतना बहस चली पार्लियामेंट के अंदर, जेपीसी में चला गया है। अब जेपीसी की 3-4 मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कमेटी का मेंबर है वहां पर, और मुझे यकीन है कि बिल वापस जाएगा, क्योंकि यह संवैधानिक है। यह वायलेशन है आर्टिकल 25, 26, 29 का सीधा वायलेशन है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक क्यूआर कोड निकाला है, जो 15 दिन का टाइम दिया था कि जिसको अपने ऑब्जेक्शन, आपत्ति दायर करना है वो दायर कर सकता है। और यकीन मानिए नाविका जी, करोड़ों लोगों ने इसके खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज की है। और मुझे यकीन है कि आपत्ति जब जाएगी वक्फ बिल वापस हो जाएगा, क्योंकि ये नियत खराब है। हम चाहते हैं कि ये अब इसका वक्फ का जो है, इसके अंदर मोदी जी को नई टांग डालना चाहिए। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड जो होता है, क्या उसमें आप किसी मुसलमानों को आप लेंगे? नहीं लेंगे, तो फिर आपको क्यों ये लाना है? और आप इसके जो पढ़ेंगे नाविका जी, जो 44, 45 जो अमेंडमेंट ये दिखा रहे इतने सारे, ये सारे के सारे पर से इलीगल है। इसके अंदर तो ऐसा दिखा रहा है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल दोनों के सारे का आप पूरा छीन लेंगे उनका पावर। इंडिया गेट कांग्रेस पार्टी ने उठा के वक्फ के तहत दे दिया था तो 2013 में। अब बता दीजिए इंडिया गेट क्या वक्फ प्रॉपर्टी है? लेकिन सवाल है, आपने कहा कि मोदी दुश्मनी कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी, वारिस पठान भाई, एक मिनट, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी कि पहले 100 दिन में अगर आयुष्मान भारत 70 साल से ऊपर के लोगों को दिया जाता है तो क्या उसमें मुसलमान नहीं आते? उसमें 70 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं भारत देश में सब आ जाते हैं। तो ये जो बार बार कहना कि मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, शहजाद पूनावाला, क्या ये सही है? एक तरफ यूटर्न सरकार और दूसरी तरफ मजबूती से अगर कोई काम हो तो मुसलमानों के खिलाफ। जवाब दीजिए वारिस पठान। बात रखना चाहूंगा नविका जी, 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। आपका समय समाप्त हो गया, 120 सेकंड पहले ले चुके हैं। बताया ना कि 100 दिन के अंदर क्या हुआ? 100 दिन में 26 टेरर अटैक हो गए हैं। 26 टेरर अटैक हो गए, 56 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गिर चुके हैं, जिसके छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो स्टैच्यू था, इतनी बड़ी हस्ती का, वो भी गिर गया। मोदी को माफी मांगनी। बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस ने जो आंकड़े दिए हैं आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप बी टीम किसके हैं ये तो समझ में आ गया। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, ओरिजिनल आंकड़े। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं। देखिए, मैंने वारिस भाई को अपना भी समय कुछ दिया, तो मुझे उम्मीद है कि वो बीच में नहीं टोकेंगे। देखिए, एक बात तो सही है, मोदी दुश्मन है मुसलमानों का। दोस्त कौन है? जिन्होंने हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, दिल्ली, जलगांव, अहमदाबाद, मुंबई के दंगे दिए, वो दोस्त है। दोस्त तो वो है कि बंगाल और गुजरात की तुलना कर दीजिए। गुजरात में मुख्यमंत्री रहे मोदी जी बहुत सालों तक, बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर नेशनल एवरेज से ज़्यादा लिटरेसी रेट मुसलमानों का, नेशनल एवरेज से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन, नेशनल एवरेज से ज़्यादा पार्टिसिपेशन पब्लिक सेक्टर, और जहाँ पर सेकुलरिज्म का संगीत है सुंदर, जहाँ पर कांग्रेस की लेफ्ट की और तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही बंगाल में, वहाँ पर 25% मुसलमान, 2% शेयर पब्लिक सेक्टर जॉब्स में, हेल्थ के आंकड़ों में सबसे पीछे, गरीबी में सबसे आगे। तो छोड़ देते कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। अब ये देखिए, वही राग है ना,
कि सीए आएगा तो नागरिकता छिन जाएगी, अब वक्फ आएगा तो ज़मीन छिन जाएगी। वक्फ एक बहाना है, मुसलमानों को भड़काना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है। वैसे ही वो क्यूआर कोड में इजराइल का बड़ा रोल है बनाने का, तो अब वो क्यूआर कोड इतना आगे कर रहे हो ना मान्यवर, तो देख लीजिएगा जरा हराम हराम ना हो जाए। दूसरी बात मैं आना चाहता हूँ, देखिए एक बात से पूछना चाहता हूँ, संविधान की बात की, आर्टिकल 14 संविधान का कहता है सभी का समान अधिकार हो, कोई पारसी, ईसाई, हिंदू के पास ये अधिकार है, कोई भी प्रॉपर्टी अपनी बता दो, फिर वक्फ ट्राइब्यूनल में जाओ। अरे भाई साहब, आपने तो 1500 साल पुराना एक मंदिर, शिव मंदिर और गांव, अब बताइए कुरान पाक आई 1400 साल पहले, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और उससे पहले का मंदिर उसको क्लेम कर दिया, और 9 लाख एकड़ की मुंबई की 9 टाइम्स जमीन है वक्फ के पास, इनकम कितनी 200 करोड़। ये वक्फ में अमेंडमेंट लाने का काम तो मुसलमानों ने ही कहा करने के लिए। सच्चर कमेटी रिपोर्ट, जेपीसी रिपोर्ट ऑफ रहमान खान, क्या वो मुस्लिम विरोधी थे? ये एक्चुअली लैंड ग्रैबर विरोधी है, ये करप्शन विरोधी है, ये प्रो ट्रांसपेरेंसी, प्रो गवर्नेंस, प्रो गरीब, प्रो बेवा, प्रो यतीम है, और इसीलिए आज वारिस पठान इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों को इसका असली फायदा होगा। आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, वारिस पठान साहब, मैं आपको बताता हूं कि देखिए, अगर आप मुसलमानों के असली शुभचिंतक है तो 12 करोड़ टॉयलेट बने, तो 12 करोड़ में सुल्ताना शिल्पा दोनों को मिला। आज 70% ड्रॉप आउट रेट हुआ है कम मुसलमान लड़कियों का, ये मुसलमान के दुश्मन है। 7 आउट ऑफ 15 जो देशों ने मोदी जी को नवाजा है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से, उसमें सऊदी है, उसमें पैलेस्टाइन है, उसमें अफगानिस्तान है, उसमें इजिप्ट है, उसमें यूएई है, उसमें बहरीन है। क्या ये देश एंटी मुस्लिम है क्या? और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं वारिस पठान साहब, आप तो बड़े हमनवा है ना मुसलमानों के, तो बताइए कि कब एक हिजाबी महिला को, क्योंकि आप इसकी बात करते, एक अपना पार्टी का अध्यक्ष बनाएंगे? आप शुरुआत कीजिए, जवाब दीजिए वारिस भाई। अहमदिया को बनाएंगे, बताइए वारिस भाई, जवाब दीजिए। बनाएंगे, जवाब देता हूं, अहमदिया को बनाएंगे। आपने इतनी सारी बात कर ली, मुझे बताइए शहजाद भाई, मैंने जो बताया 4 जून से लेके अब तक मोदी जी मुसलमानों के दुश्मन है, बीजेपी के, मैं तो वापिस बोलता हूं ये है। इतने सारी मॉब लिंचिंग हो गई मुसलमानों की, मोदी ने एक मुंह खोला अपना। अब मोदी ने अपने लोगों को भेज दिया है कि जाओ मुसलमानों को गालियां बको, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, अपनी सियासत चमकाओ। रामगिरी जैसा आदमी आता है, हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, उसके खिलाफ सैकड़ों एफआईआर हो जाते हैं, लेकिन नबी का जी उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। बीजेपी का एक नट्टा सा एमएलए आके चिल्लाता है कि अगर रामगिरी के बारे में कुछ बोला मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे। अरे आज आप मार के दिखाते, देख लेंगे। मगर उसके खिलाफ भी इतने सारे एफआईआर किए, क्या उसको अब तक तुमने अरेस्ट किया? नहीं किया। ये साफ दर्शाता है कि तुम डेवलपमेंट विकास के प्लान में फेल हो गए। तो आ गए आप, केवल एक वाक्य, अपने मस्जिद मद्दी गाय गंगा दंगा और ये कराने वाले अपने लोगों को भेजो, बिंदास मुसलमानों को गाली दो, अपनी सियासत चमकाओ। ये क्या 100 दिन में? क्या ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? और कौन सा सच बोला? 15 लाख अकाउंट में जमा नहीं आया, 2 करोड़ युवा। वारिस भाई पुराने डायलॉग नहीं तो लिखवा लेते, लेकिन आपने हेट की बात की, तो हेट स्पीच कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। आप दो लफ्ज अगर अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी ने जब कहा था योगी और मोदी जब चले जाएंगे मठ में और मेडिटेशन में, तो फिर आपको हमारे से ही भिड़ना पड़ेगा, वो भी हेट स्पीच होती है। लेकिन जवाब, क्योंकि बाकी बहुत लोगों को बोलना है, मैं क्विकली एक जवाब दे देता हूं। देखिए, उन्होंने कहा कि लिंचिंग हुई मुसलमानों की, इसी कालखंड में 100 से अधिक लिंचिंग हुई दलितों की मुसलमान भीड़ के द्वारा। मुझे बता दो कि किस लिंचिंग पर असदुद्दीन ओवैसी ने खेताराम बिल की लिंचिंग पे बोला क्या? पालगढ़ के साधुओं की लिंचिंग पे बोला क्या? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि किसी ने धमकी दी कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे, उसको तो कंडेम भी किया, उनके पिता ने कंडेम किया। एक सेकंड वारिस जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप अपने समय पर बोलिए, मेरे समय पर अतिक्रमण मत कीजिए, फिर वरना बुलडोजर चलेगा। वारिस भाई, फिर बुलडोजर चलेगा, फिर रोते रहोगे। सुन लीजिए, झूठ बोलेंगे, नहीं झूठ तो अपने समय पर सच बोलो ना। आज अपने समय पर झूठ बोलिए, सच बोलिए, जो भी बोलना है अपने समय पर बोलिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। वारिस भाई, मैंने अपना समय भी दिया, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, आप आपके समय में सिर्फ झूठ बोलेंगे। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आपके लिए हर कोई चीज जो राष्ट्रहित में वो झूठ है, राष्ट्रहित की हर चीज आपके लिए झूठ है। अब सुन लीजिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि मस्जिद में जो घुस के मारने की बात थी, उसको तो उनके पिताजी ने भी कंडेम किया, पर एक व्यक्ति है इम्तियाज जलील, उसने बोला कि नुपुर शर्मा को लटका दो सड़कों से। उस पर क्या कार्रवाई की? बोलो, क्या कार्रवाई की? क्या असद ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला कि हम कार्रवाई क्या का समर्थन नहीं करते जो प्रोवोक करे वायलेंस बोला है। टिकट भी दे दिया, अगले चुनाव का टिकट दे दिया। लेकिन कब लाकर मैं वापस